हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 8वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। और जो आप लोगों ने कहा था कि जो ऊपर की पट्टी है उसको आप पतला करा दीजिए, तो मैंने करा दिया है ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे। और इस सीरीज में भी करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन होंगे विद सोल्यूशन के आपको मिलेंगे। और इस तरीके से हम लोग लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं। जो पिछला करंट अफेयर्स है उसकी आपको पीडीएफ मिल चुकी है, और उसमें से भी जो कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के अगर आपने करंट अफेयर्स जो भी हम सीरीज आपको पढ़ा रहे हैं और जो आपने नोट्स लिए हैं, जो आपको पीडीएफ मिली है, अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके बाहर कहीं भी करंट अफेयर्स जाने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी ही हम लोग जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, सामान्य अध्ययन के और सामान्य हिंदी के, वो भी हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर पीपीटी पर हल करेंगे। उनका आपको सही आंसर बताया जाएगा और उसकी व्याख्या भी बताई जाएगी। पूरा प्रॉपर एकदम आंसर होगा पूरा, जैसे कि जीएस में प्रारंभिक परीक्षा में 140 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में 120 क्वेश्चन, तो पूरे 140 प्रश्न की पूरी एक हम पीपीटी बनाएंगे, आपको पूरा समझाएंगे, पूरा पेपर हल करवाएंगे ऑन स्क्रीन आपके साथ, और पूरा उसका सोल्यूशन भी देंगे। इसी प्रकार से हिंदी के सभी पेपर प्री और मेंस के भी हल करवाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, 60 क्वेश्चन प्री में और 30 क्वेश्चन मेंस में जो आते हैं वो भी आपको हल कराए जाएंगे। तो बस देखिए, 2 महीने का समय बचा हुआ है। इन 2 महीने हम लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ही लास्ट मोमेंट चल रहा है और इस 2 महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम जल्दी आपको एक वीडियो शेयर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एकदम से मुस्तैद बने रहिए, तैयारी अपनी पूरी रखिए। और नोट्स जिन लोगों ने अभी भी नहीं लिया है, या करंट अफेयर्स आपको चाहिए, या फिर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर ये दिया गया है इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नंबर दिया है 6393350769, 6393350769। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज या फिर करंट अफेयर्स का नोट्स है, जीएस का नोट्स, हिंदी का नोट्स, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, एपीएस के लिए, हाई कोर्ट आरओ के लिए, ये सभी के लिए आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर लीजिए, तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपका, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अफगानिस्तान, अरब, ईरान या फिर इराक? हाल ही में मोहम्मद हसन जो है एक प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो है बने आपके अफगानिस्तान के। फोटो देख सकते हैं, ये तालिबानी हैं। कुल मिला के आप ये समझिए, तो इनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने का आवश्यकता नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसके प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद बने हैं। यह कार्यवाहक सरकार होगी। 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें एक भी महिला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये तालिबानी है, महिलाओं के बहुत विरोधी हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर, इनके बाहर निकलने पर, इनकी ड्रेस सेंस पर, सब पर ये एकदम बुरा प्रतिबंध लगाए रखे हैं। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में कितना सब बवाल चल रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? क्यूबा, हवाना, नॉर्वे या फिर स्वीडन? और आंसर आपका है क्यूबा। तो क्यूबा 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्यूबा में अब्दुला और सोबराना नाम के टीके लगाए जा रहे हैं। नाम याद रखिएगा यहाँ पर, अब्दुला और सोबराना। जैसे यहाँ पर कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ठीक है, ये सब लगाई जा रही है। तो यहाँ पर जो क्यूबा में जो वैक्सीन है उसका नाम है अब्दुला और सोबराना। इस नाम के 2 वैक्सीन, वहाँ पर 2 टीके चल रहे हैं और यहाँ 2 से 11 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए भारत में क्या है, मतलब कि जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हीं को लग रही है। ठीक है, ये बच्चों को नहीं लग रही, कुल मिलाकर के बच्चों को वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन क्यूबा में बच्चों को भी ये वैक्सीन लग रही है। तो ये विश्व का पहला देश बन गया है जो कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? आईएनएस अन्वेष, आईएनएस निमेष, आईएनएस शरण या फिर आईएनएस अनिमेष? और आंसर आपका हो जाएगा आईएनएस अन्वेष। ये उसका आप नाम देख सकते हैं। ये मिसाइल परीक्षण रेंज है, यानी कि यहाँ से जो है आप मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं समुद्र में। तो भारत की पहली तैरती
मिसाइल परीक्षण रेंज INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। इससे 1500 किलोमीटर तक की दूरी के मिसाइल परीक्षण किए जा सकते हैं। यानी कि जो ये पनडुब्बी है ये पानी में तैर रही, तो इसी के ऊपर जो है मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई गई है। तो पानी में भी, पानी के अंदर भी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है ना, ये INS इनका, इसका नाम है, जो पनडुब्बी है इसका नाम है INS अन्वेष। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 11 सितंबर? और आपका हो जाएगा आंसर 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी 2021 की? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में ये कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स का, तो उसकी थीम ही, उसका विषय क्या था, यानी कि इस वर्ष जो दिवस मनाया गया है उसका विषय क्या था, उसकी थीम थी, तो यही पूछ लिया जाता। तो इसी थीम का जानना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑसिनडेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, नॉर्वे या फिर ईरान? और आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑसिनडेक्स भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने हेतु ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। ये भारत में, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो भारत प्रशांत क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्मा मैक्योन ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? आंसर आपका है 7। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है, इन्होंने 7 पदक जीते हैं। अभी जो हाल ही में ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं। सोचिए, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही संस्करण, यानी कि ओलंपिक में इन्होंने और एक ही अपनी स्पर्धा में 7 पदक जीते हैं। तो ये विश्व की पहली ऐसी महिला तैराक बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक अभी तक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आंसर आपका हो जाएगा ए, 136.13 करोड़। वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या 136.13 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 8, रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर केरल? और इसका आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रतले जल विद्युत परियोजना कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, चिनाब नहीं, किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ नहीं होता, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह 850 मेगावाट की परियोजना है। यह 133 मीटर लंबा बांध है और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल है। यानी कि जो ये परियोजना है इसकी क्षमता है वो 850 मेगावाट है और ये पूरा जो बांध है ना वो 133 मीटर लंबा है। और जो यहाँ पर जो बांध है ये एक दूसरे से सटे हुए 2 यहाँ पर बिजली स्टेशन भी है जहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो कुल मिला के स्थान याद रखिएगा, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। किस जिले में? किश्तवाड़ जिले में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और इसकी क्षमता कितनी है? 850 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल या फिर पंजाब? आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के रामागुंडम में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है जिसमें 2022-23 तक बिजली उत्पादन की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो है तेलंगाना की बात हो रही है, यहाँ पर तैरते हुए यानी कि पानी के अंदर लगाया गया है। ठीक है, पानी के अंदर ये संयंत्र, सौर संयंत्र जो सौर ऊर्जा से बिजली बनती है उसे सौर संयंत्र कहते हैं। जो सौर प्लेटें आप देखते हैं ना छत वगैरह आप लगी होती हैं,
जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर सौर प्लेटें लगी होती हैं, तो उनसे जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है सौर संयंत्र। तो तेलंगाना के रामागुंडम जिले में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता कितनी है, 100 मेगावाट है। लेकिन अगर ये कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। उसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। कब तक तैयार होगा, ये 2022-23 तक इसमें बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, तो दो यहाँ पर दो प्रश्न अलग अलग हैं, एक तैरते हुए की बात हो रही है तो वो तेलंगाना में है, और अगर विश्व की सबसे बड़ी बात की जाए तो वो 600 मेगावाट ये आपका एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी कहाँ स्थापित की गई है, राजस्थान, केरल, पंजाब या फिर हरियाणा। आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान के बाड़मेर में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी स्थापित की गई है। यह बाड़मेर में NH यानी नेशनल हाईवे 925 पर बनाया गया इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है। यानी कि अगर कुछ ऐसी आपात स्थिति आ जाती है, देखिए हवाई पट्टी क्या होती है, जहाँ पर हवाई जहाज दौड़ करके अपनी उड़ान भरते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर जब उड़ान भर के उनको लैंड करना होता है तो वहाँ पर वो उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो थोड़ी दूर वो चलते हैं, है ना, मतलब दौड़ते हुए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड करके उसको रोक लिया जाता है, तो उसे हवाई पट्टी कहा जाता है। तो ये हवाई अड्डा जो होते हैं वहीं पर हवाई पट्टी होती है। लेकिन अगर आपातकालीन अवस्था में कहीं पर हवाई जहाज उतारना पड़े तो कहाँ उतारा जाएगा, तो इसलिए NH20 पर यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाया गया है कि अकस्मात इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी हवाई जहाज को वहाँ पर लैंड कराया जा सके। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपका जो यमुना एक्सप्रेस वे है, तो उस पर भी एक हवाई पट्टी है, तो उसको भी हवाई पट्टी की तरह कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों वहाँ पर भी कई सारे जहाज, जो सेना के जहाज थे, वो आए थे, लैंड किए थे और काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, है ना। तो इस तरीके से यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, देश का पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम, बनारस, झांसी या फिर आगरा। आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम। तो स्वचालित अनाज मशीन ATM की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में धांधली को दूर करने हेतु यह पायलट प्रोजेक्ट है। अन्नपूर्ति के नाम से इसे भारत में ही बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड व राशन कार्ड का डिटेल भरकर अनाज प्राप्त कर सकता है। ये मशीन गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थापित की गई है। कहने का मतलब ये, जैसे अभी आप जो कोटेदार होते हैं तो उनसे आप अनाज लेते हैं, है ना, अपना राशन कार्ड दिखाते हैं, फिर वो अपना चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से राशन कार्ड का वितरण किया जाता है। तो इसमें बड़ी धांधली हो रही है। आप देखते हैं सरकार मतलब कई बार पेपर में, न्यूज़पेपर में रहता है कि धांधली होती है, कोटेदार प्रॉपर बांटते नहीं है ना, खराब अनाज दे देते हैं। तो अब क्या है, आप खाली अपना जो है आधार कार्ड का डिटेल और राशन कार्ड का डिटेल आप डालेंगे, और डिटेल आपने डाल दिया तो आपको कितना अनाज मिलना है ऑटोमेटिक से पैसे बाहर निकलते हैं ना, बस बोरी लगाइए और आपका अनाज उसी बोरी में गिरेगा, भर लीजिए और चले आइए। मतलब दुनिया का तीन झाम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब कितना सक्सेस होता है, तो अभी इसको स्टार्टिंग की गई है, अभी इसको जो है डेमो इसका चल रहा है, देखा जा रहा है कि कितना ये सफल है। अगर सफल होता है तो फिर उसको पूरे देश में जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 14 सितंबर। आंसर आपका हो जाएगा 10 सितंबर। आत्महत्या रोकथाम दिवस सुसाइड केसेस को किस तरह से रोका जाए, इस पर विचार के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो आत्महत्या मतलब लोग जिससे सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, तो इसको सुसाइड वाले केसेस को कैसे रोका जाए, यानी कि लोगों को सुसाइड करने से कैसे बचाया जाए, वो सुसाइड ना करें, तो इसके लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2021 किसकी थीम थी, क्रिएशन चैप थ्रू एक्शन होप थ्रू एक्शन। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 40 सेकंड में एक शख्स आत्महत्या कर रहा है। मतलब ये कोई रिपोर्ट होगी, अब नाम नहीं बताया गया था, तो मतलब ऐसा है कि 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, तो इसलिए ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओरका संयंत्र चालू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, आइसलैंड, नॉर्वे, अरब या फिर अमेरिका।
आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड। विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र यानी कि ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश आइसलैंड बना है। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने व पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने हेतु तैयार किया गया है। यानी कि ये ऐसा संयंत्र है जो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि जो वायुमंडल में गैस है उसमें आपकी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा 79%, ठीक है, और उसी में आपकी 20-21% ऑक्सीजन होती है, उसी में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी गैसें होती हैं बहुत सूक्ष्म मात्रा में। तो अब देखिए, अगर किसी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर वो गैस, वो वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो ये जो ओरका संयंत्र ये क्या करेगा कि अगर किसी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको अवशोषित कर लेगा और उस अवशोषित की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को खनिज के रूप में बदल करके ये मिट्टी में यानी कि भूमि में मिला देगा, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसको ओरका संयंत्र नाम दिया गया है। आइसलैंड ने इसको पेश किया है, चालू किया है। ओरका का आइसलैंड के शब्द में अर्थ होता है ऊर्जा, यानी कि अगर आइसलैंड की भाषा में देखा जाए तो ओरका शब्द का मतलब है ऊर्जा। ओरका हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए तैयार किया गया, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारी वायु है उसको ये दूषित करने से बचाएगा और जो दूषित है तो उसको साफ करने में काफ़ी ये मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीरी इंडिया रैंकिंग 2021 में भारत का टॉप संस्थान कौन है? आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे? आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये आईआईटी मद्रास के बाहर लगा हुआ है जहाँ पर ये संस्थान है। तो इस वर्ष रैंकिंग में 6000 संस्थानों ने भाग लिया था। भारत के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कुल 11 कैटेगरी जारी की गई हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के टॉप 3 संस्थान ये हैं सामने। आईआईटी मद्रास का पहला स्थान है, आईआईटी बेंगलुरु का दूसरा स्थान है और आईआईटी बॉम्बे का तीसरा स्थान है, ठीक है। तो नीरी इंडिया रैंकिंग द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये देखिए स्लाइड हो गई, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया था तो आंसर सीधे आ गया। ये गुरमीत सिंह हैं, तो ये उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में पद ग्रहण किया है और बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा के बाद लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह राज्यपाल बने हैं। अभी तक उत्तराखंड की राज्यपाल थी वो भी थी बेबी रानी मौर्य, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 16, बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए हिमतापक और सोलर स्नो मेल्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? CSIR, DRDO, IIT रुड़की या फिर HAL? व्याख्या देख लेते हैं। तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने पूर्वी लद्दाख यानी सियाचिन और बर्फीली चोटियों पर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ना, सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना है कितनी बर्फ़ वहाँ पर जमती है, बहुत ऊंचा भी है। तैनात सेना के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए 2 उपकरण विकसित किए हैं, हिमतापक और स्नो मेल्टर। हिमतापक एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जो सुनिश्चित करेगी कि जवानों की मौत बैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर के कारण ना हो, जबकि सोलर स्लो मेल्टर इन बर्फीली पहाड़ियों पर पीने के पानी को समस्या दूर करेगा। कहने का मतलब देखिए हिमतापक का क्या काम है? हिमतापक का काम ये है कि हीटिंग डिवाइस है, मतलब कि ये गर्मी प्रदान करेगी और ये यही सुनिश्चित करेगी कि मतलब जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर और जो ब्लैक ब्लास्ट हैं चीज़ें जो जहरीली गैसें हैं, तो उसके कारण मतलब इन जहरीली गैसों के कारण किसी व्यक्ति की मौत ना हो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है मतलब कि ऐसे वायुमंडल में हमारे सेना के जवान चले जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है या मतलब अन्य सारी गैसें होती हैं जो कि जहरीली होती हैं स्वास्थ्य के लिए, तो वहाँ पर सेना के जवानों की मृत्यु हो जाती है, तो उससे ये बचाएगा। दूसरे का नाम है स्नो मेल्टर, सोलर स्नो मेल्टर। तो ये स्नो मतलब होता है बर्फ़
और मेल्टर मतलब बर्फ़ को पिघलाने वाला। तो ये क्या करेगा, जो वहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, अब चूंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, आप अगर जाए तो वहाँ पर सारा आपको आइस ही आइस मिलेगा। अब वहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो पिया क्या जाए, तो ये क्या करेगा, उसी बर्फ़ को पिघलाएगा और पानी में बदल देगा, जिससे कि जवानों के पीने के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये DRDO ने जो है दो यहाँ पर इक्विपमेंट बनाए हैं, एक हिमतापक और सोलर स्नो मेल्टर। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी सेना के जवानों के लिए जो हैं वहाँ पर काफ़ी लाभदायक होंगे, और उनके रहने के लिए या जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको और वो अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना 2 GB डेटा देने की घोषणा की है? बहुत अच्छी बात है ये तो, और देखते हैं कौन सा राज्य है ये। आंसर आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 9.69 लाख कॉलेज छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। बहुत अच्छी बात, तमिलनाडु ने पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक बाघों की आबादी का 50% से अधिक भारत में पाया जाता है। एशियाई शेरों का 70% भारत में पाया जाता है। कौन से कथन सही बताइए? और आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। इस वर्ष से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और समुद्री पार्क तथा देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघरों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। ये एडिशनल आपको जानकारी थी, बाकी दोनों कथन तो सत्य हैं ही हैं कि वैश्विक बाघों की आबादी का 50% से ज़्यादा भारत में पाया जाता है, यानी कि विश्व में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसके 50% से अधिक भारत में हैं, और विश्व में जितने भी एशियाई शेर पाए जाते हैं तो वो 70% आपके भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 75वां, 82, 85 या फिर 86? आंसर आपका हो जाएगा 85 यानी 85वां। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर जारी किया जाता है जिन्हें धारक बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं। अफगानिस्तान, अभी इसको आपको समझाते हैं, पहले मैं व्याख्या पढ़ दूं। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश 26, 28 और 29 स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश हैं। जापान इसमें पहले स्थान पर है। 190 के स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दूसरा पॉइंट लगा कि इस इंडेक्स को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर जारी किया जाता है जिन्हें धारक बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर भारत का कोई नागरिक है तो वो कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, यानी कि वो जाए और वहाँ पर वीज़ा प्राप्त करे, मतलब बिना वीज़ा के तो नहीं, लेकिन ना कि वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब वहाँ पर किसी, मान लो उसको अमेरिका जाना है, ठीक है, तो वीज़ा भी नहीं बना है, लेकिन जैसे ही अमेरिका पहुंचेगा तो उसका वहीं पर जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, तो वहीं पर वीज़ा बन जाएगा। तो उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आने पर वीज़ा उपलब्ध करवाना या बनवाना। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 85 है, जबकि जापान जो है पहले स्थान पर, चूंकि जापान के लोग सबसे ज़्यादा देशों में ऐसा कर सकते हैं, यानी कि बिना वीज़ा के जा सकते हैं और वहाँ पर वीज़ा बन सकता है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसे देश, इनको कोई आने वाने नहीं देता है, मतलब सबको भगा देते, कहते तुम लोग फालतू के लोग हो, तुमको नहीं आने देंगे। तो इनका स्कोर सबसे कम है, लेकिन भारत का स्कोर ठीक ठाक, क्योंकि भारत के लोग भी कई देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं और वहाँ पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं एयरपोर्ट पर, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के आधार पर विदेश जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CISF की बात हो रही है, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा है CISF समर्पित फायर विंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है। तो कौन से कथन सही हैं बताइए, और आंसर आपका हो जाएगा केवल B सही है। CISF समर्पित फायर विंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है। देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना, परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो ये जो है पहला वाला कथन इसमें आपका गलत है, यानी कि रक्षा मंत्रालय का अधीन नहीं आता है, और दूसरा वाला कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, वन प्लेनेट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। कौन से कथन सही हैं? आंसर बताइए। इसमें केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 11 जनवरी 2021 को वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसमें पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये पूरी देखिए, पूरा क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट हो गया वन प्लेनेट समिट के बारे में कि क्या है, क्या थीम थी, क्यों ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 22, स्पेस लॉन्च सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि सर कथनकार वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन डालिए, थोड़े छोटे डालिए। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि छोटे क्वेश्चन थे, आप थोड़ा मैंने बाद में बड़े कर दिए। ठीक है, तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। यह है, पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। आंसर क्या है? दोनों कथन सही। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। नासा, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगी। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS नाम दिया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगा। इसमें 27 टन से अधिक भार उठाने की क्षमता है। यानी जो भी अंतरिक्ष में हमारे यात्री कुछ जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री, तो उसमें एक पहली महिला ऐसी है, मतलब जो पहली बार जा रही हैं, और एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको ये साथ में ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लौह खनिज नीति 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी परिवहन संबंधी समूची आवश्यकताओं को पूरा करना है। दूसरा, यह नीति 25 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। आंसर देख लेते हैं। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। रेल मंत्रालय ने खनिज लोहे के परिवहन के लिए मालगाड़ियों के आवंटन की नई नीति जारी की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 24, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता सक्षम किसकी पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय टेरी, या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय? सक्षम बताइए किसकी ये पहल है। आंसर आपका है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया है। इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल है। इस पहल में, ये जो सक्षम पहल है, इसमें ये सब सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिए, देखते कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ या फिर गलत हुआ है। 18 मई, 19 मई, 20 मई या फिर 21 मई। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी, आपके क्या सुझाव हैं, आप लोग अवश्य दीजिएगा। आपके सुझावों का स्वागत है ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सीरीज और मटेरियल उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका है 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यानी कि
लोग इसके उत्पादन के लिए और इसके कंजम्पशन के लिए भी काफ़ी उत्सुक होंगे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए उत्पादन और खपत को बढ़ावा देगा। तो 21 में याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज देखने के लिए दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।